मोस्ट वेलकम बैक टू आवर मैराथन। चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज फिर से अपना टेक्स्ट बुक का मिक्स्ड शॉर्ट नोट्स है। सो कंटिन्यू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द स्पेसिफिक टर्म दैट डिस्क्राइब फॉर द 80/100 ग्रेड ऑफ बिटुमिन पेंट्रेशन। अगर इस तरह से कंडीशन में क्वेश्चन देगा तो इसे हम पेंट्रेशन कहेंगे। क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द स्पेसिफिक टर्म दैट इज डिस्क्राइब्ड फॉर द 80/100 grade of bitumens. What is the specific term of the described for a 80/100 grade of bitumen? 80/100 ग्रेड ऑफ बिटुमिन उसको हम पेंट्रेशन कहते हैं। 80/100 रहेगा ना, 80/100 तो ग्रेड ऑफ बिटुमिन पेंट्रेशन कहते हैं। ओके, अब कह रहा है टोटल क्वांटिटी मेथड रिक्वायर्ड डिटेल ड्राइंग। कहने टोटल क्वांटिटी मेथड जो होता है ना, किसके लिए होता है? डिटेल ड्राइंग के लिए होता है। टोटल क्वांटिटी थोड़ा मोड़ा, टोटल क्वांटिटी किसके लिए होता है? डिटेल ड्राइंग के लिए होता है। टोटल क्वांटिटी मेथड रिक्वायर्ड्स, टोटल क्वांटिटी ये सब नहीं, टोटल जो था ना क्वांटिटी उसका बात कर रहा था। टोटल क्वांटिटी मेथड रिक्वायर्ड्स डिटेल ड्राइंग, डिटेल ड्राइंग के लिए होता है टोटल क्वांटिटी मेथड। ये सब नहीं टोटल क्वांटिटी, ये सब नहीं टोटल क्वांटिटी किसके लिए होता है? डिटेल ड्राइंग के लिए। ओके, अब जैसे कि ये इंपॉर्टेंट जो तीन वो टॉपिक हम स्टिल से उठाए हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक आपको हम बोल्ट्स के लिए उठाए हैं, एक वेल्डिंग के लिए और एक रिविट के लिए। तो सबसे पहले हम बोल्ट की बात करते हैं कि अगर भाई डाया और बोल्ट दिया हुआ रहेगा और उसका मैं हॉल पूछेगा तो क्या कीजिएगा। तब वोल्ट कैसा होता है, देखिए कट रहता है चरखुट जैसा ऑक्टागोनल। तो 14, 12, 16, 24 इस तरह से ऑक्टागोनल टाइप में ही याद करिए। जब भी वोल्ट की बात होगा तो ऑक्टागोनल याद कीजिएगा। तो यहाँ पे 12 से मोर देन इक्वल टू होगा और 14 से लेस देन इक्वल टू होगा। फिर डायरेक्ट बढ़ जाएगा 16 से मोर देन इक्वल टू और 24 से लेस देन इक्वल टू। अब फिर डायरेक्ट हो जाएगा 24 से बड़ा। तो तीन केस बनेगा इसमें, 12 से मोर देन इक्वल टू और 14 से लेस देन इक्वल टू, 16 से मोर देन इक्वल टू, 24 से लेस देन इक्वल टू और 24 से मोर देन। तो इस कंडीशन में डाया ऑफ हॉल क्या होगा? तो पहला केस 16 का हो जाएगा D+1, दूसरा का हो जाएगा D+2 और तीसरा का हो जाएगा D+3। तो आप समझ गए ऑक्टागोनल शेप में रहेगा तो D+1, D+2, D+3। ये तो हो गया बोल्ट के लिए। अब देखते हैं हम यहाँ पे वेल्डिंग के लिए। तो वेल्डिंग के लिए कहेगा तो क्या होगा? वेल्डिंग के लिए कहेगा तो अगर बाई द वे वेल्डिंग कैसा होता है, जैसे कभी कभी देखते हो वेल्डिंग होता है जब बुंदा बुंदा जैसा रह जाता है तो जीरो बुंदा जैसा हो जाता है। तो उसे वेल्डिंग में देखिए 0 से 10 mm, 10 से 20 mm, 20 से 32 mm, 32 से 50 mm और मोर देन 50 mm। इस कंडीशन में सब रहेगा। तो पहले कुछ ये 0 से 10 mm वेल्डिंग केस में 0 से 10 mm, 10 से 20 mm, 20 से 32 mm, 32 से 50 mm, मोर देन 50 mm। तो इस कंडीशन में क्या होगा आपका? ये थी क्या बोलते हैं मिनिमम साइज ऑफ द बेल्ट। पहले 3 mm का होगा, फिर 5 mm का होगा, फिर 6 mm का होगा। 6 से डायरेक्ट आपका 5, 3 से 5 गया ना, 5 के बाद 6 ही है। 3 से 5 तो गया दो बढ़ा और सब में दो ही बढ़ेगा, लेकिन 3 से 5 जाएगा ना तो डायरेक्ट 6 हो जाएगा। तो 3 से 5 mm, दो बढ़ा, 5 से 6 mm, फिर दो बढ़ेगा 8 mm, फिर दो बढ़ेगा 10 mm, 3 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm। इस तरह से चलेगा। और इधर टेबल में जाइए 0 से 10 mm, 10 से 20 mm, 20 से 32 mm, 32 से 50 mm, मोर देन 50 mm। ये हो गया आपको किसके लिए? वेल्डिंग के लिए। आगे चलते हैं रिविट के लिए क्या होगा। तब रिविट में बहुत शॉर्टकट है कि अगर 25 से आपका लेस देन इक्वल टू होगा तो 1.5 ऐड कर देंगे आपका डाया में। जो डाया ऑफ द रिविट होगा और उसमें पूछेगा रिविट के हॉल पूछेगा, डाया ऑफ रिविट देगा हॉल पूछेगा। तो डाया अगर बाई द वे लेस देन इक्वल टू अगर बाई द वे 25 होगा तो क्या करेंगे? D+1.5 कर देंगे। और मोर देन अगर बाई द वे मोर देन रहेगा तो, अगर बाई द वे मोर देन रहा तो क्या चीज? अगर मोर देन रहा 25 से मोर देन रहेगा तो क्या हो जाएगा? 25 से मोर देन रहा तो लेस देन रहेगा, लेस देन इक्वल टू 25 रहेगा तो 1.5 जोड़ेंगे और मोर देन 25 रहेगा तो 2 जोड़ देंगे। कंफर्म? तो देखिए D+1.5 और D+2। तो क्या करेंगे? अगर बाई द वे लेस देन इक्वल टू 25 हो जाएगा तो D+1.5 हो जाएगा, मोर देन 25 हो जाएगा तो D+2 हो जाएगा। तो कब कम रहेगा 25 तो 1.5 जोड़ना है और ज़्यादा हो जाएगा 25 से तो 2 जोड़ देना है। कंफर्म? आगे चलते हैं। ये हुआ स्टील का मटेरियल कुछ था। आइडेंटिफाई द प्रॉपर्टी ऑफ द चेंज द फंक्शन ऑफ द ग्रे जियोमेट्रिकल डायमेंशन ऑफ द सेक्शन स्ट्रक्चर मटेरियल्स। कहने का मतलब है आइडेंटिफाई द प्रॉपर्टी, कौन सा प्रॉपर्टी में ऐसा होता है कि आपका जियोमेट्रिकल डायमेंशन को भी चेंज कर देगा और स्ट्रक्चर मटेरियल को भी चेंज कर देगा। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया में, मोमेंट ऑफ इनर्शिया में ऐसा होता है। तो आइडेंटिफाई द प्रॉपर्टी दैट चेंज एज अ फंक्शन ऑफ द जियोमेट्रिकल डायमेंशंस ऑफ अ सेक्शन इन स्ट्रक्चरल मटेरियल्स। कहने का मतलब है कि उसमें क्या क्या चेंज करेगा? जियोमेट्रिकल डायमेंशन भी चेंज कर देगा, फिर स्ट्रक्चरल मटेरियल को भी चेंज कर देगा, जो स्ट्रक्चरल मटेरियल उसको भी चेंज कर देगा। तो ऐसा कंडीशन कब होता है? तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कंडीशन में होता है। ओके, आगे चलते हैं। एक्टिव और इनएक्टिव की बात कर रहा है तो पहले सबसे पहले एक्टिविटी का फॉर्मूला आप याद कर लीजिए कि एक्टिविटी का फॉर्मूला क्या होता है। एक्टिविटी का फॉर्मूला होता है प्लास्टिसिटी इंडेक्स टू द परसेंटेज ऑफ क्ले पार्टिकल्स। ये हो जाता है।
एक्टिविटी का फॉर्मूला क्या होता है? प्लास्टिसिटी इंडेक्स। एक्टिविटी है तो प्लास्टिसिटी में एक्टिविटी दिखाएंगे। तो एक्टिविटी का फॉर्मूला क्या होता है? एक्टिविटी, जो एक्टिविटी होता है उसका बात कर रहे हैं। एक्टिविटी का फॉर्मूला क्या होता है? प्लास्टिसिटी इंडेक्स टू द प्री परसेंटेज ऑफ, प्री नहीं, परसेंटेज ऑफ क्ले पार्टिकल्स, परसेंटेज ऑफ क्ले पार्टिकल्स हो जाएगा। तो सबसे पहले उठाइए थी को, सबसे पहले उठाइए थी को, क्या उठाना है यहाँ पे देखिए। सबसे पहले उठाते हैं कि एक्टिविटी का नाम होता है प्लास्टिसिटी इंडेक्स। एक्टिविटी चाहिए ना, तो प्लास्टिसिटी इंडेक्स टू द परसेंटेज ऑफ क्ले पार्टिकल्स, ये हो जाता है एक्टिविटी। अब एक्टिविटी होता है, उसके बाद क्लासिफिकेशन होता है। तो एक्टिविटी और क्लासिफिकेशन, तो अगर बाई द वे 0.75 से कम हुआ तो इनएक्टिव हो जाएगा। 0.75 से लेकर 1.25 होता है, यहाँ पे 1.40 दिया है, तो 1.25 या तो 1.40 रहेगा तो उसको नॉर्मल बोलेंगे। और मोर देन 1.50 या तो मोर देन 1.25 तो उसको बोलते हैं एक्टिव। तो इनएक्टिव 0.75 से कम रहा तो इनएक्टिव, 0.75 से 1.40 या तो फिर 1.25 तो नॉर्मल, और मोर देन 1.50 या तो 1.25 तो उसको बोलते हैं एक्टिव। तो क्या हुआ? इनएक्टिव, नॉर्मल, फिर एक्टिव। ज़्यादा रहेगा तो उसको एक्टिव बोलते हैं, ज़्यादा रहेगा 1.25 से तब एक्टिव बोलते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन से आपका एक न्यूमेरिकल। तो देखिए यहाँ पे, अ कैनाल डिजाइन फॉर द फुल सप्लाई डिस्चार्ज 60 क्यूमिक्स, द एवरेज सप्लाई डिस्चार्ज ए कैनाल 40 क्यूमिक, द कैपेसिटी फैक्टर ऑफ कैनाल। कहने का मतलब है ना कि आपको फुल सप्लाई डिस्चार्ज का दिया हुआ है, आपका फुल सप्लाई डिस्चार्ज दिया है, फिर एवरेज डिस्चार्ज दिया हुआ है, फुल सप्लाई भी दिया है और एवरेज सप्लाई भी दिया है। तो इसमें क्या होगा? कैपेसिटी फैक्टर ऑफ कैनाल। तो कैनाल के कैपेसिटी फैक्टर का फॉर्मूला याद रहेगा तो आसानी से बन जाएगा। तो कैनाल के कैपेसिटी फैक्टर का फॉर्मूला क्या होता है? एवरेज सप्लाई डिस्चार्ज टू द फुल सप्लाई डिस्चार्ज। तो एवरेज सप्लाई डिस्चार्ज ऊपर होगा और फुल सप्लाई डिस्चार्ज नीचे हो जाएगा। तो कैपेसिटी फैक्टर ऑफ कैनाल, जो भी कैनाल बनाते हैं उसका कैपेसिटी फैक्टर का फॉर्मूला क्या होता है? एवरेज सप्लाई डिस्चार्ज ऊपर होता है और फुल सप्लाई डिस्चार्ज नीचे होता है। एवरेज सप्लाई ऊपर, कैपेसिटी फैक्टर के लिए एवरेज सप्लाई ऊपर और फुल सप्लाई डिस्चार्ज नीचे। तो एवरेज कितना दिया हुआ है? देखिए, फुल सप्लाई डिस्चार्ज 60 है और एवरेज सप्लाई डिस्चार्ज 40 है। तो 40/60 हो जाएगा, उसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ओके, आगे चलते हैं। कह रहा है द इनकम्प्रेसिबल स्टेट फ्लूड कॉलम, द रेट ऑफ इंक्रीज प्रेशर वर्टिकली डायरेक्शन इज इक्वल टू वेट डेंसिटी ऑफ द फ्लूड, अ पॉइंट विच ऑफ द फ्लोइंग इज द लॉ इज अ स्टेटमेंट। अब कहने का मतलब हाइड्रोस्टैटिक्स लॉ क्या होता है? हाइड्रोस्टैटिक्स आपको डायरेक्ट हम बता दें कि वर्टिकल जो होता है ना, वर्टिकल गहराई जो होता है पानी में, वर्टिकल गहराई, उसके हिसाब से उसका जितना अंदर जाएगा उतना ही प्रेशर बढ़ते जाता है। वही बात कर रहा है यहाँ भी, अच्छे से पढ़िएगा तो समझ में आएगा। इन अ इनकम्प्रेसिबल स्टैटिक फ्लूइड कॉलम द रेट इंक्रीज प्रेशर वर्टिकल डायरेक्शन, रेट इंक्रीज प्रेशर, प्रेशर इंक्रीज हो रहा है वो भी वर्टिकल डायरेक्शन में, इज इक्वल द वेट डेंसिटी फ्लूड है, फ्लूड में है और नीचे जा रहा है तो बढ़ रहा है। पॉइंट बीच ऑफ द फ्लोइंग लॉ इज स्टेटमेंट। कहने का वर्टिकल डायरेक्शन में अगर प्रेशर बढ़ता है फ्लूड में तो कुछ होता है, हाइड्रोस्टैटिक्स लॉ हो जाता है। ओके, यह होता है की पॉइंट पकड़ने का तरीका, ठीक है ना। अब देखते हैं, यही तो हाइड्रोस्टैटिक्स लॉ दिया हुआ है। और भी जो प्रेशर बनता है ना, ट्रेंगल बनता है, ट्रेंगुलर बनता है प्रेशर। द प्रेशर एट एनी पॉइंट फ्लूड रेस्ट ऑब्टेन द हाइड्रोस्टैटिक्स लॉ विच स्टेट्स द इनकम्प्रेसिबल, पहले इनकम्प्रेसिबल हुआ, स्टैटिक्स फ्लूइड कॉलमन रेट इंक्रीज द प्रेशर वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन। अगर बाय द वर्टिकल डायरेक्शन में जाएंगे किसी भी लिक्विड में, नीचे जाएंगे तो प्रेशर आपको इंक्रीज होता है, वो कह रहा है। ओके, नहीं, हाइड्रोस्टैटिक्स लॉ होता है, डेप्थ के हिसाब से आपका प्रेशर बढ़ता है हाइड्रोस्टैटिक्स लॉ में, ठीक है। आप कह रहा है जी जनरल एक्सप्लेनेशन क्या है? अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन हाउस के हिसाब से है, कहा गया है कि अकॉर्डिंग टू SP 27/1984 द थिकनेस ऑफ द स्लैब RC स्लैब शैल बी मेजर्ड इन द नियरेस्ट। कह रहा है कि RC स्लैब, हम स्लैब का नहीं पढ़े थे, बाकी सबका पढ़े थे। तो स्लैब का कह रहा है कि नियरेस्ट कितना मेजर कर सकते हैं? तो स्लैब का देखिए 0.005 मीटर तक नियरेस्ट मापने का यही है स्लैब को। वो RC SP जो दिया है उससे मतलब नहीं, देखिए कि नियरेस्ट जो मेजर करने का जो स्लैब का है ना, RC स्लैब जो होता है तो नियरेस्ट मेजर करने का स्लैब का, स्लैब है देख लीजिए, बीम कॉलम स्लैब है तो 0.005 हो जाता है। ओके, इसको देखिए बहुत सारा डायमेंशन दिया हुआ है। डायमेंशन शैल बी मेजर एट द नियरेस्ट, डायमेंशन बोला है, नियरेस्ट बोलेगा तो 0.001 होगा, नहीं 00 नहीं 1 होगा। डायमेंशन शैल बी मेजर एट द नियरेस्ट, डायमेंशन शैल बी मेजर एट द नियरेस्ट डायमेंशन 0.01 मीटर। और वही कह देगा एरिया मेजर्ड इन द नियरेस्ट, वो तो डायमेंशन था 0.01 हो गया। अगर भाई एरिया 1 है तो इसलिए एगो हो गया, एगो 0 है। अगर भाई एरिया बोलेगा तो 0.01 मीटर स्क्वायर में होगा। और क्यूबिक कंटेंट में बोलेगा तो 0.01, लेकिन वो कोचिंग होगा क्यूबिक कंटेंट में होगा, मतलब मीटर क्यूब में हो जाएगा। अब एक्सपेक्ट आगे
वुडन वर्क शुड बी मेजर्ड नियरेस्ट, वुडन वर्क करेगा, लकड़ी का कहेगा, तो ये तो जानते हैं कि 0.002 का कहेगा, 2 है तो मीटर स्क्वायर में मीटर में हो जाएगा, सिर्फ स्क्वायर में नहीं होगा, मीटर में होगा, तो 0.002 मीटर हो जाता है वुडन वर्क कहेगा। तो थिकनेस ऑफ द स्लैब विच सेल मेजर्ड नियरेस्ट थिकनेस ऑफ स्लैब 0.005 मीटर, थिकनेस ऑफ द स्लैब बीम कॉलम स्लैब विच सेल मेजर्ड द नियरेस्ट 0.005 मीटर। अगर थिकनेस ऑफ स्लैब बोलेगा तो स्लैब ही लोग क्वेश्चन पूछा गया था, स्लैब बोलेगा तो 0.05 मीटर हो जाएगा, स्लैब बोलेगा तो। स्ट्रक्चरल स्टील वर्क द नियरेस्ट स्ट्रक्चरल स्टील वर्क बोला है, स्टील बोलेगा जहाँ भी, तो स्टील रड कैसा होता है, सीधा होता है, तो उसमें 0.001 मीटर में जाएगा। थिकनेस ऑफ रोड एक सेक्शन में है, थिकनेस ऑफ रोड वर्क वेयर द थिकनेस लेस देन 200 mm, अगर थिकनेस ऑफ रोड लेस देन 200 mm रहेगा तो नियरेस्ट 0.005 होगा, थिकनेस अगर रोड बोलेगा लेस देन 200 रहेगा तो 0.005 होगा। ऐसे यहाँ स्लैब का पूछा गया था। ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे है प्राइमरी पोल्यूशन और सेकेंडरी पोल्यूशन। तो डायरेक्टली हम आपको बता दे रहे हैं कि प्राइमरी पोल्यूशन क्या होता है, सेकेंडरी पोल्यूशन क्या होता है। अगर भाई देखो कोई भी इंडस्ट्री से काची बोलते हैं निकलता हो, या तो फिर बोला जाए तो कोची बोलते हैं कोई भी वाहन होते हैं, बाइक हो गया, स्कूटर हो गया, उसके बाद कुछ बोलते हैं 4 व्हीलर हो गया, इस सब से जो धुआं निकलता है वो प्राइमरी पोल्यूशन में आता है। और जो रिएक्शन करके बनता है, किसी से रिएक्शन करने के बाद जो बनता है वो सेकेंडरी पोल्यूशन में आता है। तो इसमें से पूछा गया कि इनमें से कौन सा प्राइमरी पोल्यूशन है, कौन सेकेंडरी पोल्यूशन है। तो देखिए, पहला कार्बन मोनोऑक्साइड ये प्राइमरी पोल्यूशन में आता है। CO जिसको बोलते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड किसको बोलते हैं, CO को बोलते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड। तो CO जो होता है ना, कार्बन मोनोऑक्साइड प्राइमरी पोल्यूशन में आता है। ऑक्साइड से ऑफ नाइट्रोजन, ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन जो होता है ना, ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन जो होता है ये भी प्राइमरी पोल्यूशन है। फिर सल्फर ऑक्साइड से, फिर सल्फर ऑक्साइड जो होता है ये भी प्राइमरी पोल्यूशन है। फिर हाइड्रोकार्बन्स ये भी प्राइमरी पोल्यूशन है। फिर पार्टिकुलर मैटर जैसे होगा डस्ट, ऐश, साल्ट, पार्टिकल्स, ये सारे प्राइमरी पोल्यूशन है। तो रिपीट करते हैं प्राइमरी को। सबसे पहले कार्बन मोनोऑक्साइड CO सबको जानता है कि प्राइमरी में होता है। ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रेट, ऑक्साइड ऑफ नाइट्रेट कहेगा तो ये भी प्राइमरी पोल्यूशन में आ जाएगा। सल्फर ऑक्साइड ये भी प्राइमरी पोल्यूशन में आ जाएगा। फिर हाइड्रोकार्बन्स, अगर हाइड्रोकार्बन्स कहेगा तो भी आ जाएगा। तो तीनों याद करने में आसान है, पहले कार्बन मोनोऑक्साइड, फिर ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन, फिर सल्फर ऑक्साइड, ये सब प्राइमरी पोल्यूशन में आता है। सेकेंडरी में कौन आ जाता है, ओजोन, ओजोन जो है सेकेंडरी में आ जाएगा। फिर पेरोक्सी एसेटाइल, ओजोन हो गया, फिर पेरोक्सी एसेटाइल, ओजोन जो है सेकेंडरी में आ जाएगा। पेरोक्सी एसेटाइल ये भी सेकेंडरी में आ जाएगा। फिर नाइट्रेट ये भी आ जाएगा। फोटोकेमिकल स्मॉग या तो फिर फॉर्मल्डिहाइड, फोटो केमिकल बोलेगा तो ये भी, मतलब फोटो केमिकल देखिए ना सेकेंडरी में आने लायक है, ये है फॉर्मल्डिहाइड, ये भी आपको सेकेंडरी में ही आ जाएगा। ओके, तो आप याद कर लीजिएगा इसको। ओजोन जो है से सेकेंडरी में आ जाएगा, पेरोक्सास्टाइल ये भी सेकेंडरी में आ जाएगा, नाइट्रेट, फिर फोटो केमिकल ये भी सेकेंडरी में आ जाएगा, फिर फॉर्मल्डिहाइड ये भी सेकेंडरी में आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है ओवर रेनफोर्स सेक्शन। तो देखिए इसमें एक क्वेश्चन गलती हो गया था, इसे होना नहीं चाहिए था। एक बैलेंस सेक्शन होता है, एक अंडर रेनफोर्स सेक्शन होता है, एक ओवर रेनफोर्स सेक्शन होता है। हम ओवर रेनफोर्स सेक्शन मतलब ये समझ लीजिए कि ओवर बहुत ज़्यादा उसमें रेनफोर्स किया हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। अंडर रेनफोर्स अलग होता है, ओवर रेनफोर्स अलग होता है। ओवर में ये नहीं सोचना चाहिए कि बहुत ज़्यादा उसमें रेनफोर्स किया हुआ है, ऐसा नहीं है। तो अंडर रेनफोर्स में यही पूछा गया था, ओवर में यही पूछेगा क्वेश्चन आपसे डायरेक्टली कि अंडर रेनफोर्स सेक्शन रहेगा तो उसमें स्टील पहले फेल्यूर में आ जाएगा, ओवर रहेगा तो उसमें पहले कंक्रीट फेल्यूर में आ जाएगा। यही आपका मैटर दिया हुआ है कि अगर ओवर रेनफोर्स्ड है तो उसमें सबसे पहले आपको कंक्रीट फेल्यूर आएगा, अंडर रेनफोर्स सेक्शन है तो उसमें सबसे पहले आपको स्टील फेल्यूर में आएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग मेथड नॉट यूज टू मेजरिंग द कंटेंट ऑफ द फ्रेश कंक्रीट, बैलेंस एयर परमिलिटी मेथड। कहने का मतलब है कि इसमें से कौन सा मेथड है जो मेजरिंग द एयर कंटेंट इन द फ्रेश कंक्रीट है, जो एयर कंटेंट कर लेता है अपना कंक्रीट, उसमें से कौन सा ऐसा मेथड जो आपको यूज नहीं होता है। तो देखिए जो होता है उसको याद कर लीजिए, उसके बाद आपको सब याद हो जाएगा, बाकी जो छांट लेंगे उसमें से। तो मेजरिंग द एयर कंटेंट ऑफ फ्रेश कंक्रीट, तो फ्रेश कंक्रीट है उसमें से एयर कंटेंट कैसे निकालेंगे, तो प्रेशर मेथड से, ग्रेविमेट्रिक मेथड से और वॉल्यूमेट्रिक मेथड से, तीनों से निकाल सकते हैं। लेकिन एयर परमिलिटी मेथड से फाइनेंस ऑफ द सीमेंट निकालते हैं तो वो अलग हो गया। तो आपको एयर कुछ निकालना है, एयर कंटेंट ऑफ फ्रेश कंक्रीट, जो भी फ्रेश कंक्रीट उसमें एयर कितना कंटेंट है उसको निकालना है। तो पहले कुछ होगा प्रेशर मेथड, फिर होता है ग्रेविमेट्रिक मेथड, फिर वॉल्यूमेट्रिक मेथड। 3 मेथड आराम से आंख बंद कर ध्यान लगाइए, प्रेशर मेथड, ग्रेविमेट्रिक मेथड और वॉल्यूमेट्रिक मेथड। ओके, आगे चलते हैं। देखिए यहाँ पे आया आपको एक सर्वे का इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, इससे क्वेश्चन फंसता है तो सब कंफर्म कर देते हैं यहाँ पे पूरे तरह से। तो देखिए ईरर पूछा जाता है और करेक्शन पूछा जाता है। तो ईरर जो होता है ना उसका जस्ट अपोजिट करेक्शन होता है, ठीक है ना, ये कंफर्म कीजिए आप बात कि जो ईरर कहेगा ना उसका जस्ट अपोजिट करेक्शन हो जाएगा। तो देखिए स्टैंडर्डाइजेशन,
इसमें पूछ रहा है कि ईरर क्या होगा, तो प्लस माइनस हो जाएगा। ऐसे हम जानते थे कि ईरर जो होता है ना प्लस माइनस दुइयों में होता है, पुल में होता है और एगो टेम्परेचर के चलते होता है, बाकी सब तो अलग ही कहानी है। तो देखिए ईरर जो कह रहा है स्टैंडर्डाइजेशन एक वाव आ गया था, स्टैंडर्डाइजेशन रहेगा ना उसमें ईरर कैसा होता है प्लस माइनस हो जाता है, टेम्परेचर में कैसा होता है प्लस माइनस हो जाता है, और पुल में कैसा हो जाता है तो इसमें भी प्लस माइनस हो जाता है। तो ईरर देखिए पुल में कैसा, आप जानते ही पहले से प्लस माइनस दोनों होगा, टेम्परेचर में प्लस माइनस दोनों होगा, लेकिन स्टेडाइजेशन में प्लस माइनस दो होगा। अब देखिए ये देख लिए, अब ऑलवेज प्लस किसका एरर होता है तो स्लोप का, तो स्लोप देखिए ढलान वगैरह होता है ना, तो मेजर वैल्यू ज़्यादा होता है ना, आपको बताया क्या होगा कॉपी में कि मेजर वैल्यू ज़्यादा होता है तो पॉजिटिव एरर होता है। तो स्लोप में आप जान रहे हैं कि मेजर वैल्यू ज़्यादा ही होगा, टेढ़ा है तो ज़्यादा ही होगा, मेजर वैल्यू ज़्यादा हो जाएगा तो उसको ऑलवेज पॉजिटिव होगा। सैगिंग में, सैगिंग जो मतलब टेढ़ा हो जाता है रस्सी उसको सैगिंग बोलते हैं, सैगिंग होगी जानते ही होंगे। तो सैगिंग में ज़्यादा हो गया वैल्यू मेजर तो भी पॉजिटिव एरर हो जाएगा। रॉन्ग अलाइनमेंट जिसको बैड रेंजिंग बोलते हैं, तो बैड रेंजिंग में भी आपका कैसा होता है, बैड रेंजिंग में एरर भी पॉजिटिव ही होता है। ओके, तो यहाँ पे देख लीजिए कंफर्म एक बार, एरर ड्यू टू और उसके बाद एरर, तो आपको स्टैंडर्डाइजेशन में प्लस माइनस हो जाएगा, टेम्परेचर में प्लस माइनस होगा, पुल में भी प्लस माइनस होगा, लेकिन स्लोप में ऑलवेज प्लस होगा, सैगिंग ऑलवेज प्लस होगा, सैगिंग में भी ऑलवेज ऑलवेज प्लस होगा, रॉन्ग अलाइनमेंट में ऑलवेज प्लस होगा। तो इसका करेक्शन कैसा होगा, तो जो बोला गया उसको जस्ट अपोजिट करिए। तो एरर बोला गया था ना पहले का में स्टैंडर्डाइजेशन में प्लस माइनस होगा तो उसमें माइनस प्लस हो जाएगा, टेम्परेचर में बोला गया था प्लस माइनस होगा तो करेक्शन माइनस प्लस हो जाएगा, पुल में बोला गया था प्लस माइनस होगा तो करेक्शन माइनस प्लस हो जाएगा, लेकिन स्लोप में बोला गया है कि ऑलवेज प्लस तो करेक्शन ऑलवेज निगेटिव हो जाएगा। अगर सैगिंग में बोला गया है ऑलवेज प्लस है तो करेक्शन ऑलवेज निगेटिव हो जाएगा। रॉन्ग अलाइनमेंट में बोला गया ऑलवेज प्लस तो ऑलवेज निगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन कैसे पूछागा, इसमें पूछ सकता है ना कि इनमें से किसका जो है करेक्शन ऑलवेज पॉजिटिव होता है, एरर ऑलवेज पॉजिटिव होता है, तो तीनों का ऑलवेज पॉजिटिव होता है, बाकी सब पॉजिटिव निगेटिव होता है। स्लोप का, सैगिंग का, रॉन्ग अलाइनमेंट का, ये सब जो था बैड रेंजिंग का, ये सब का जो था ऑलवेज पॉजिटिव चाहे तो होगा एरर, तो पूरा ऑलवेज निगेटिव हो जाएगा आपको करेक्शन। ओके, इसमें एक और क्वेश्चन पूछा जाता है ऑप्शन देकर, वो भी बता दे रहे हैं यहीं पे। अगर भाई टेप की बात करेगा कि अगर टेप बड़ा हो गया है टेप छोटा हो गया है, तो टेप बड़ा और छोटा हो जाएगा ना तो उसको डायरेक्ट हम करेक्शन की बात करेंगे। अगर टेप बड़ा हो गया छोटा होगा तो एरर की बात ही नहीं करेंगे, करेक्शन का डायरेक्ट सोचेंगे, टेप में डायरेक्ट हम करेक्शन सोचेंगे। अगर टेप बड़ा हो गया है ना तो क्या होगा करेक्शन, टेप बड़ा हुआ है तो उसका करेक्शन पॉजिटिव होगा, जैसा होगा टेप वैसा ही करेक्शन होगा, इसीलिए सुविधा होगा आपको याद करने में। तो अगर टेप आपका लंबा हो गया तो करेक्शन पॉजिटिव, अगर टेप छोटा हो गया तो करेक्शन निगेटिव। ओके, तो आपको बता दिए कि इसमें अगर करेक्शन पूछा गया टेप लंबा होगा तो करेक्शन कैसा होगा, तो जैसा होगा वैसा बताना है, लंबा हुआ तो पॉजिटिव करेक्शन और छोटा हुआ तो निगेटिव करेक्शन। यही पूछ दे कि अगर टेप आपको बड़ा हो गया तो एरर कैसा होगा, टेप छोटा होगा तो एरर कैसा होगा, तो करेक्शन का जस्ट अपोजिट होता है एरर। तो अगर बोले हम कि लंबा